इंटरफेरेंस न्यूरॉन होते हैं जो कि एक्साइट हो जाते हैं और वो मैसेज भेज देते हैं इस आई को, जो कि टर्न करता है उस ऑब्जेक्ट की तरफ, और फिर वो जो इमेज बनेगा वो उस सेम पॉइंट ऑफ द रेटिना पर बनेगा। और इस तरह विजुअल कॉर्टेक्स उसको फिक्स करने में दो इमेज आई की अलग अलग इमेज इस पर अलग बनता था, इसके रेटिना पर अलग बनता था, उसको एक ही हमें दिखाई देता है, यानी कि दो इमेजेस ऑफ द आई को इन्होंने फ्यूज करके हमें एक दे दिया। तो जब ये दोनों आई पर अलग अलग बनता था उसको बोलते थे हम नॉन रजिस्टर या डिस्पेरिटी से है। जब इस इन्होंने फिर फिक्स करके एक दिया तो ये हमारे पास क्या होगा, हो गया रजिस्टर को, और इस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं, स्टेरोप्सिस कहते हैं। तो अब ये स्टेरोप्सिस किस चीज पर डिपेंड करता है, इन दोनों के आई के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो ऑलमोस्ट 2 इंच होता है इस पर, और यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 200 फीट हो जाना, यानी कि 6 मीटर आई से। अब इन दोनों आईज के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना था, 2 इंच होगा, लेकिन रेटिना पर जब ये इमेज बनेगा तो वो इतना डिस्टेंस नहीं होता, क्योंकि रेटिना पर ऑलमोस्ट 2 माइक्रोमीटर तक होता है, बहुत कम होता है। तो इसलिए विजुअल कॉर्टेक्स को इन दोनों चीजों को क्या करना है, बैलेंस करना पड़ता है, ताकि ये जो रेटिना पर 2 माइक्रोमीटर का डिस्टेंस बनता है इमेज का, ये कितना हो जाएगी, इस 2 इंच की करिस्पॉन्ड हो जाए। और स्टेरोप्सिस को दूसरा नाम डेप्थ ऑफ परसेप्शन भी कहा गया है। अब आ जाते हैं स्ट्रैबिस्मस। स्ट्रैबिस्मस में क्या होता है कि हमारी आईज की लाइन ऑफ नहीं होती, मतलब हमारी दोनों आईज एक जगह को नहीं देखती, इसी वजह से जो हमारी दोनों आईज से जो इमेज बनता था ना, हमारी विजुअल कॉर्टेक्स उसको फ्यूज करके एक हमें दिखाई देता था, तो वो नहीं होता ऐसे है। फिर इनके टाइप्स होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रैबिस्मस होता है जिसमें क्या होता है कि एक आई स्ट्रेट देखती है लेकिन दूसरे आई या इनवर्ड या लेटरली रोटेट करती है, ऐसे है। दूसरा जो होता है उसको टॉर्जनल स्ट्रैबिस्मस कहते हैं, जिसमें सेंट्रल तो एक जैसा होता है लेकिन फेरेपरी में इन दोनों का पोजीशन एक जैसे नहीं होता। एक होता है वर्टिकल स्ट्रैबिस्मस जिसमें एक आई ऊपर दिखाई रोटेट होती है और दूसरा नीचे रोटेट होती है। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि जो कंजुगेट मूवमेंट होते हैं, जिस तरह हम एक तरफ देखते हैं तो दोनों आई साथ जाती है, ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। मतलब हम कहते हैं कि लेफ्ट को देखो तो एक आई जो नॉर्मल होते है वो लेफ्ट को रोटेट हो जाती है लेकिन दूसरी आई रोटेट नहीं होती, सही है। तो इसी तरह ये एबनॉर्मल विजन बन जाते हैं। फिर क्या होता है कि जो आई नॉर्मल होते हैं उससे हम तो देख सकते हैं, लेकिन जो आई एबनॉर्मल होते हैं उसमें जो विजन का क्वालिटी एबिलिटी होती है वो थोड़ी सप्रेस होती जाती है। और जाहिर बात है हमारी विजुअल एक्यूटी उस आई की वजह से क्या, उस आई की डिक्रीज हो जाती है, और आई का जो है ना हमारे विजुअल कॉर्टेक्स के साथ कनेक्शन होता है। तो जिस आई से फिर सिग्नल नहीं जाती विजुअल कॉर्टेक्स को, तो वहां विजुअल कॉर्टेक्स में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो नंबर में कम होती जाती है, और इस तरह नॉर्मल आई का हमारे विजुअल कॉर्टेक्स के साथ कनेक्शन डिक्रीज होता जाता है। अलबत्ता अगर फिर नॉर्मल आई का विजन जो है खराब हो जाए तो फिर जो एबनॉर्मल आई थी स्ट्रैबिस्मस उसका विजन इंक्रीज होता जाता है और ये कनेक्शन फिर से डेवलप होता है, लेकिन फिर भी वो एबनॉर्मल रहेगा, सिर्फ विजुअल एक्यूटी ज्यादा हो जाएगी। अब ये एक तो उस विजन जो एबनॉर्मल है उसका विजन डिप्रेस हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, अल्टरनेट फिक्सिंग हो जाएगी। किस तरह की, बंदा एक बंदे से बातें करता है और देखता है दूसरे बंदे को इस तरह देखते हैं, तो अपनी आई का जो रोटेशन होता है वो अलग कर देते हैं, अगर किस चीज के लिए कि उसके रेटिना पर इमेज होते हैं वो सही जगह पर बने। अब आ जाता है ऑटोनॉमिक इनर्वेशन ऑफ द आई मसल्स। तो ये किस तरह होता है इस डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे। तो दो तरह के है, सिंपैथेटिक भी इसको सप्लाई देते हैं और पैरासिम्पैथेटिक भी सप्लाई देते हैं। हमारे ब्रेन सिस्टम में थर्ड नर्व के साथ एक सिंपैथेटिक न्यूक्लियस होता है जिसको बोलते हैं एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस, उससे फाइबर्स निकल जाते हैं और जाते हैं थ्रू द थर्ड नर्व सिलियरी गैंग्लियन को, सिलियरी गैंग्लियन से फिर निकलकर उसको फिर बोलते हैं शॉर्ट सिलियर नर्व। वो जाते हैं हमारे दो मसल्स को, एक जाती है सिलियरस मसल को जो कि क्या करते हैं कंट्रैक्ट होकर लेंस को ग्लोबुलर बना देते हैं, और दूसरा जाते हैं आइरस मसल को, लेकिन आइरस मसल के स्पिंक्टर पार्ट को जो कि कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्यूपिल करते हैं और हमारा प्यूपिल को कंस्ट्रक्ट कर देता है। इन दोनों चीजों की वजह से क्या होता है, हमारा फोकसिंग पावर ऑन द नियर ऑब्जेक्ट इंक्रीज होता है। अब सिंपैथेटिक सप्लाई किस तरह होती है कि हमारे जो अपर थोरेसिक सेगमेंट होते हैं उसमें जो एंटीरोमीडियल हॉर्न्स होते हैं, मतलब जो सिंपैथेटिक सप्लाई के लिए होते उससे फाइबर्स निकल जाते हैं, ये क्या होते हैं, प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स होती है। फिर ये आकर जो हमारा सिंपैथेटिक ट्रंक होता है उसमें ऊपर सर्विकल गैंग्लियन के थ्रू जाती है और सुपीरियर सर्विकल गैंग्लियन में ये पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन के साथ साइनेप्स करते हैं और फिर पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स जाते हैं, रास्ते में ये रोल करते हैं किस चीज को, कैरोटिड आर्टरी को, और कैरोटिड फ्लेक्सिस बना देते हैं और फिर उससे ऊपर जाते हैं थ्रू द क्रेनियल नर्व नंबर 5 किस चीज को, आई तक पहुंच जाते हैं और वहां पर ये आइरस मसल को सप्लाई करते हैं। लेकिन आइरस मसल की रेडियल फाइबर्स जो डायलेशन ऑफ द फ्यूल करते थे और ये करते हैं फोकस इंक्रीज करते हैं ऑन द जो हमारे अवे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उस पर फोकस इंक्रीज करते हैं, सही है। अब आगे आ जाता है अकोमोडेशन, सही है। अकोमोडेशन को नियर रिस्पांस भी कहते हैं, ये हमने डिस्कस भी किया है, लेकिन अब दोबारा एक बार इस चीज को डिस्कस करते हैं। पहले हम पाथवे डिस्कस करते हैं क्योंकि बुक में बहुत एक्स्ट्रा बातें लिखी गई है जो कि अच्छी तरह समझ नहीं आती, पहले हम पाथवे डिस्कस करते हैं। क्या होता है कि जब दूर से एक ऑब्जेक्ट हमारे आईज की नियर आता है तो 3 तरह की चेंजेस आते हैं। एक, हमारा लेंस ग्लोबुलर हो जाता है,
दूसरा हमारे आईज इनवर्ड रोटेशन करते हैं और तीसरा कन्वर्जेंस होता है, मतलब हमारे प्यूपिल कंस्ट्रक्ट होता है। ये किस तरह होता है? पहले क्या हो जाता है कि जब ऑब्जेक्ट नियर आता है तो इस आई की थ्रू द ऑप्टिक नर्व, फिर ऑप्टिक नर्व से जाकर थ्रू द ऑप्टिक कियास्मा, फिर ऑप्टिक ट्रैक्ट, और इसी तरह आखिर में हमारे जो विजुअल कॉर्टेक्स की प्राइमरी एरिया था एरिया नंबर 17 तक पहुंच जाता है। वहां से फिर ये इंफॉर्मेशन एरिया नंबर 18 एंड 19 जो कि एसोसिएशन कॉर्टेक्स था जो एनालिसिस करता है उसको दे देते हैं। फिर ऑक्सीपिटल टेक्टल फाइबर्स के जरिए ये आ जाता है, ये हमारे मिड ब्रेन है, और ये जो ब्लू है उसके टेक्टल न्यूक्लियस से इसको आ जाता है। सही है। फिर क्या होता है कि ये इंफॉर्मेशन दे देते हैं हमारे तल नर्व, और उसके साथ जो एडिंगर विस्पल सिंपैथेटिक न्यूक्लियस था उसको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं। अब ये जो कॉर्टेक्स स्ट्रक्चर रास्ता है ये इस रिफ्लेक्स अकोमोडेशन रिफ्लेक्स के लिए क्या था? ये एफेरेंट पाथवे था। अब यहाँ थर्ड नर्व से तो फाइबर जाकर मीडियल रेक्टस मसल को जाते हैं जो क्या करते हैं? इन आई की इनवर्ड रोटेशन कर देते हैं। दूसरी बात, ये जो एडिंगर विस्पल न्यूक्लियस इससे फाइबर जाती है सिलियरस मसल को जो कंट्रैक्ट होकर हमारे लेंस को क्या करते हैं? ग्लोबुलर बना देते हैं। और दूसरा आइरस मसल को जाते हैं उसकी स्फिंक्टर मसल्स को जो कि एक्टिवेट होकर एक्साइट होकर क्या करते हैं? हमारे प्यूपिल को कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, और उनके जो एरिया होते हैं एरिया प्यूपिल उनको डिक्रीज कर देता है। तो ये क्या था? ये पाथवे था, ये इफरेंट पाथवे अब हो गया। सही है। दिस इज कॉल्ड अकोमोडेशन रिस्पॉन्स या नियर रिस्पॉन्स जब दूर से कोई ऑब्जेक्ट आते हैं। लेकिन इनमें अब कुछ और बातें भी लिखती है, उनको डिस्कस करते हैं। तो बुक में पहले ये देखते हैं ना कि जब दूर से एक ऑब्जेक्ट आते हैं, जब दूर हो तो इस पर एक अलग फिक्सेशन होते हैं हमारे रेटिना का, लेकिन जब ये नजदीक आ जाए तो डिस्टेंस चेंज होता है, फिर अलग फिक्सेशन होगा। तो इसी वजह से क्या होता है? एडजस्ट करना, हमारे आई को एडजस्ट करना पड़ता है कि दूर की जो फिक्सेशन था अब वो नियर आ गया, नियर ऑब्जेक्ट पर फिक्स करे, लेकिन जो हमारी विजुअल एक्यूटी हो, रिजोल्यूशन ऑफ द ऑब्जेक्ट वो ज्यादा हो। अब ये फिर आगे कहते हैं कि इसमें एक क्रोमेटिक इब्रेशन होते हैं। क्रोमेटिक इब्रेशन किस तरह होते हैं? अगर एक ही साथ रेड और ब्लू लाइट आ रहे होते हैं तो हमें रेड लाइट जो है वो दूर दिखाई देते हैं और ब्लू लाइट नजदीक दिखाई देते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो आई होते हैं वो ब्लू लाइट के ज्यादा कन्वर्जेंस करते हैं जबकि रेड लाइट की कम। ये क्यों? क्योंकि जो ब्लू लाइट होता है उसका वेवलेंथ कम होता है और रेड लाइट का वेवलेंथ ज्यादा होता है। इसलिए हमारे आई क्या करेगा? हमारे लेंस को या स्ट्रॉन्गर बनेगा या वीकर बनेगा, क्योंकि ये दोनों हमें सही तरह दिखाई दे दे। अब दूसरा क्या करेगा? क्या जब नियर आ जाए तो हमारे आईज क्या करेंगे? वो कन्वर्ज करेंगे, कन्वर्जेंस करेंगे। तो इसके लिए भी हमारे आई लेंस को स्ट्रेंथ बनाना पड़ेगा। तीसरा ये कहते हैं कि जो फोविया सेंट्रालस होता है वो रेटिना में थोड़ा डिप्थ होता है, उसमें जो विजुअल एक्यूटी वो ज्यादा होती है, और जो एज के एरिया होते हैं पेरिफेरी का वो उसमें विजुअल एक्यूटी कम होती है। तो इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर भी हमें कोई चेंजेस लाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लेंस को क्या करे? आई को स्ट्रेंथन करे नियर ऑब्जेक्ट की रिजोल्यूशन के लिए। फिर ये कहते हैं कि इन चेंजेस की वजह से अगर नियरली आ गया, अगर हमारा लेंस स्ट्रांग हो गया तो हमें सही तरह दिखाई देगा, अगर स्ट्रांग नहीं हुआ तो फिर ये सही तरह दिखाई नहीं देगा। फिर आगे पिपिलरी रिफ्लेक्स आते हैं जो कि ये भी हमने डिस्कस किया है। तो इससे पहले कंट्रोल ऑफ पिपिलरी मसल में जाहिर बात है हमने अभी डिस्कस किया कि जब सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन हो जाते हैं तो ये सप्लाई करते हैं हमारे आई प्यूपिल स्फिंक्टर को आइरस मसल की, जो कि कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपिल करते हैं, और इस तरह प्यूपिल की जो एपर्चर होते हैं उसका साइड कम हो जाते हैं, इसको कहते हैं मियोसिस। जबकि जब पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन हो जाते हैं वो जाकर हमारे आइरस के रेडियल मसल को सप्लाई करते हैं जो कि हमारे प्यूपिल को डायलेट करता है। सही है। तो इस प्रोसेस को फिर क्या बोलते हैं? मेडरियासिस। अब पिपिलरी रिफ्लेक्स ये कि हम किसी अपने आई को लाइट दिखा दे तो हमारे प्यूपिल की जो कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं, मतलब ये कि उनका साइज डिक्रीज हो जाता है, इसको पिपिलरी लाइट रिफ्लेक्स कहते हैं। पिपिलरी रिफ्लेक्स के पाथवे अब डिस्कस करते हैं, तो वो भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं इस पिक्चर से। अब क्या होता है ना कि जब हम इस आई को लाइट दिखा दे, ये लाइट है, फिर क्या होता है कि इस पाथवे के थ्रू ही जाते हैं कहाँ पर? जब ये लेटरल जेनिकुलेट बॉडी को जाते हैं, कुछ फाइबर्स देते हैं प्रीटेक्टल न्यूक्लियस ऑफ द मिड ब्रेन को, ये फर्दर देते हैं प्रीटेक्टल न्यूक्लियस से एडिंगर विस्पल न्यूक्लियस, और एडिंगर विस्पल न्यूक्लियस आकर यहाँ पर स्फिंक्टर पिपिलाई मसल एक्टिवेट कर देते हैं, वो कंस्ट्रक्ट होकर प्यूपिल के डायमीटर डिक्रीज कर देते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि जब प्यूपिल के डायमीटर 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाए तो लाइट की जो ब्राइटनेस आएगी वो हमारे रेटिना पर 4 टाइम्स इंटेंसिटी काज करेगी। मतलब डायमीटर और रेटिना पर जो स्पॉट्स बनते हैं उनके इंटेंसिटी का स्क्वायर रिलेशन है। लेकिन जब फिर हम लाइट हटाते डार्क हो जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा? ये अगेन डायलेट हो जाएगा। सही है। तो इसलिए ये लाइट में कंस्ट्रक्ट करेगा और डार्कनेस में डायलेट करेगा। अब कुछ डिजीज में क्या हो जाता है, लाइक साइपेलस हो गया, इसके अलावा अल्कोहलिज्म हो गया, इंसेफेलाइटिस हो गया, उसमें ये प्रीटेक्टल न्यूक्लियस डैमेज हो जाती है। जब ये डैमेज होगा तो एडिंगर विस्पल न्यूक्लियस को इसका पाथवे डिस्कनेक्ट हो जाएगा। जब ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो ये पिपिलरी रिफ्लेक्स लॉस्ट हो जाएगा। ये किस तरह होता है
कि यहाँ पर ये जो प्रीटेक्टल न्यूक्लियस से एडिंगर रूस्पाल न्यूक्लियस तक ये पाथवे था, ये इनहिबिटरी होता है। जब ये डैमेज हो गया, यहाँ से सिग्नल नहीं आ गया, तो ये प्रीटेक्टल न्यूक्लियस एडिंगर रूस्पाल न्यूक्लियस ओवर एक्साइट हो जाएगा और ये आकर इस प्यूपिल को बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्ट करेगा। तो हमारे प्यूपिल जो है वो कंस्ट्रक्टेड फॉर्म में रहेगा अगर लाइट ना भी हो। और दूसरी बात, जो साइपिलस है उसमें जो हमारा अकोमोडेशन पाथवे है वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो इसलिए हमारा अकोमोडेशन रिएक्शन जो होते हैं वो लास्ट हो जाते हैं और इसको कहते हैं आर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपिल। फिर नियर ऑब्जेक्ट के लिए प्यूपिल का डायमीटर भी ना डिक्रीज होगा, ग्लोबल लेंस भी ग्लोबुलर ना होगा और मेडियल रोटेशन भी नहीं होगा। अब ये तो पैरासिम्पैथेटिक के हो गए। अब अगर सिंपैथेटिक सप्लाई में कोई इसको पाथवे में कोई डिपेंच आ जाए तो फिर क्या होगा, उसको फिर हम कहते हैं हॉर्नर सिंड्रोम। हॉर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि ये जो सिंपैथेटिक सप्लाई ऑफ द आई होती है, इस सर्वाइकल रीजन में इसकी कुछ इंटरप्शन हो जाए तो फिर ये क्या करते हैं, ये आकर आई की कौन सी मसल को सप्लाई करता है, डायलेटर को। तो फिर हमारा प्यूपिल डायलेशन के बजाय क्या रहता है, कंस्ट्रक्टेड रहता है। ऐसे है जिस साइड पर हो उस साइड वाला। दूसरा, ये हमारे जो आईलिड होता है उसकी साथ एक स्मूथ मसल होता है जो कि हमारे आईलिड को ऊपर रखता है जब हम वेक होते हैं। है तो ये सिंपैथेटिक सप्लाई उसको भी सप्लाई करे तो फिर वो भी इनएक्टिव हो जाते हैं और हमारे आई ड्रॉप हो जाती है, सेम हमारे आईलिड नीचे रहता है। तीसरा, उस साइड के जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसको भी सप्लाई किए होते हैं इन सिंपैथेटिक इनर्वेशन को, तो वो उन ब्लड वेसल की स्मूथ मसल कंस्ट्रक्टेड रहते हैं। जब ये इंटरप्शन हो जाए तो वो क्या होते हैं, वो डायलेट हो जाती है और इस तरह उस साइड पर हमारे ब्लड वेसल डायलेट हो जाते हैं। इसका मतलब ये कि ज्यादा ब्लड जाएगा, वहां पर रेडनेस होगा और उस साइड पर स्वेटिंग भी नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंपैथेटिक नर्व है। तो ये उस साइड पर होगा जिस साइड की इंटरप्शन ऑफ सिंपैथेटिक पाथवे होगी टू द आई। सही है, तो इसको कहते हैं हॉर्नर सिंड्रोम। अब ये चैप्टर एंड हो गया। अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट इंशाल्लाह 53 स्टार्ट करेंगे।